प्रिय विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या होती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या इसको हम एवरेज भी बोलते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी condense the mass of data in a single value which enable us to get an idea of entire data। ये क्या है? एक बहुत बड़ा डाटा है, उस डाटा को एक सिंगल वैल्यू के रूप में रिप्रेजेंट करता है जो हमें संपूर्ण डाटा के बारे में, संपूर्ण इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें बताता है। द लार्ज नंबर ऑफ वीक फिगर इज़ कन्फ्यूजिंग टू माइंड। एक बहुत ज़्यादा अलग अलग फिगर्स हैं, उससे हम कोई कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते। वो उसको एनालाइज करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, उसको कंपेयर करने के लिए, उसको समझने के लिए, फर्दर एनालाइज करने के लिए हम उससे एक फ़िगर निकालते हैं। उस फिगर को बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज। अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ कॉल्ड आल्सो एन एवरेज। उसको एवरेज के रूप में भी जाना जाता है। एवरेज एक सिंगल वैल्यू है जो पूरे डाटा को, जो हमारा डाटा का सेट है, उसको रिप्रेजेंट करती है और सभी आइटम्स उस सिंगल वैल्यू के अराउंड कंसंट्रेट करती हैं, उसके इर्द गिर्द घूमती हैं। जिसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमें कंपैरिजन करना है हमारे कॉलेज के 100 स्टूडेंट्स का बीकॉम सेकेंड ईयर के एक अनदर कॉलेज के स्टूडेंट्स के मार्क्स के साथ। तो अगर हम उन 100 के और दूसरे कॉलेज के 100 स्टूडेंट्स के लिख देंगे तो उनको कंपेयर करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल की तरह है। तो हम क्या करेंगे, उनको डायरेक्ट कंपेयर नहीं करेंगे। हम उस सीरीज़ से एक वैल्यू निकालेंगे, एक सिंगल फिगर निकालेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, उसको समझेंगे। तो दोनों सीरीज़ से हम अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, उनको कंपेयर करेंगे, उनको समझेंगे और उनको समझना, कंपेयर करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। The single figure which represent the whole data is called an average। इस एवरेज को हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं। एज पर कॉटन एंड काउडन, एवरेज इज ए टिपिकल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ऑल द इंडिविजुअल वैल्यू इन ए सीरीज। कॉटक्स और काउडन ने कहा है एवरेज क्या है, वो टिपिकल वैल्यू है जो अलग अलग वैल्यूज़ एक सीरीज़ में दी गई हैं उन सब को रिप्रेजेंट करती है। एज पर क्लार्क, एन एवरेज इज़ ए सिंगल फिगर। ये एक वो सिंगल फिगर है जो पूरे ग्रुप को, पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है। एवरेज आर आल्सो कॉल्ड द मेजर ऑफ लोकेशन, कि भाई लोकेशन किस स्थान पे, किसके इर्द गिर्द वो घूम रही है, उसको भी हम बोलते हैं। फिर बात आता है इसकी क्या फंक्शन है, इसके क्या पर्पज़ हैं। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूज मास ऑफ डाटा। द मेन पर्पज ऑफ एवरेज इज टू प्रेजेंट अ सिंपल एंड सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ रो डाटा। जो हमारा रो डाटा है उसको रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंपल फिगर के रूप में बताए ताकि हम उस पूरे डाटा को समझ सकें। रो डाटा को हमारे लिए समझना जो अनऑर्गेनाइज है, बहुत कठिन है, कॉम्प्लेक्स है, टिपिकल है। एन एवरेज रिड्यूस द मास ऑफ डाटा इन ए सिंगल टिपिकल फिगर। जो हमारा मास डाटा है उसको एक सिंगल फिगर में वो कन्वर्ट कर देता है जो हमें समझने में आसानी होती है, ताकि हम उस पूरे डाटा की फीचर्स को आसानी से समझ सकते हैं उसके माध्यम से। सेकेंड है हेल्पफुल इन कंपैरिजन। एवरेज हेल्प इन मेकिंग द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ डाटा। अलग अलग डाटा का सेट है, उसको कंपेयर करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे हमें यूएसए की पर कैपिटा इनकम को मेज़र करना है और इंडिया की पर कैपिटा इनकम को हमें कंपेयर करना है। तो हर व्यक्ति की इनकम को लेकर हम अगर कंपेयर करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम एवरेज पर कैपिटा इनका इंडिया की और यूएसए की कंपेयर करेंगे तो वो हमें बता देगा कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम एज़ कम्पेयर टू यूएसए बहुत कम है। इससे ये प्रतीत होता है कि इंडिया एक पुअर कंट्री है, यहाँ पर गरीबी ज़्यादा है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। हमें अलग अलग पॉलिसी बनानी है, उन पॉलिसी बनाने में भी हमारी हेल्प करता है। व्हेन द गवर्नमेंट फाइंड दैट एवरेज पर कैपिटा इनकम इज़ इंडिया इज़ वेरी लो। इंडिया की उन्होंने निकाली कि पर कैपिटा इनकम बड़ी कम है, बहुत कम है,
इट कैन बी फॉर्मुलेट सुटेबल पॉलिसी, कि कैसे हम उसको इंक्रीज़ करें। वो ये नहीं है कि उन्होंने हर इंडिविजुअल की देखा, किसी की ज़्यादा भी हो सकती है, किसी की कम भी है, लेकिन ऑन एन एवरेज पर कैपिटा इनकम इंडिया की लो है तो कैसे उसको इंक्रीज़ किया जाए, उसके लिए फिर गवर्नमेंट पॉलिसी बना सकती है। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी हमारी हेल्प करता है। बेसिक ऑफ मैनी अदर मेथड्स ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस, फर्दर हमें एनालाइज करना है, अन्य स्टैटिकल टूल्स हमें अप्लाई करने हैं, उनके लिए भी ये एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है। उन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एवरेजेस का प्रयोग किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, वी वन नो एवरेज marks scored by the student of a class in their different subject. One can easily analyze the general interest of the student in the different subject, कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स का कितना हित है, कितना उनका इंटरेस्ट है, हम उसको जान सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्स, होल ग्रुप को वो रिप्रेजेंट करता है। एवरेज रिप्रेजेंट यूनिवर्स और मास ऑफ स्टैटिकल डाटा, जो हमारा बिग डाटा है या अलग अलग इंफॉर्मेशन है, उसको पूरे ग्रुप को वो रिप्रेजेंट करती है, उस पूरे यूनिवर्स को वो रिप्रेजेंट करती है। एवरेजेस हेल्प इन नोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिवर्स एज ए होल। यूनिवर्स मीन्स कि जो हम जिस फील्ड को स्टडी कर रहे हैं, जिस एरिया को स्टडी कर रहे हैं, उसकी टोटल पॉपुलेशन हमारी यूनिवर्स कहलाती है। उस यूनिवर्स की क्या फीचर्स हैं वो हम एवरेज के बेस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने पूरी इंडिया की पर कैपिटा इनकम जानी है, ये नहीं कि हम हर व्यक्ति से जाके हम इंडिया को 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो हर क्षेत्र से फिर कुछ रिप्रेजेंटेटिव को लेंगे, उनकी इनकम जानेंगे अलग अलग ग्रुप से, फिर उनका एवरेज निकालेंगे, तो उसके बेस पे हम पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं। और पूरे इंडिया जो कि हमारे स्टडी का यूनिवर्स है, उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। तो पूरे यूनिवर्स को, पूरे होल ग्रुप को वो रिप्रेजेंट करता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है एक गुड एवरेज की? सिंपल टू अंडरस्टैंड, जो हमारी एवरेज है उसको ऐसा होना चाहिए जो हमें आसानी से समझ आ सके। ईजी टू कैलकुलेट, हम आसानी से उसकी कैलकुलेशन कर सकें। अगर टिपिकल होगा तो फिर कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा टिपिकल हो, आसानी से हम उसको समझ सकें, आसानी से उसको हम कैलकुलेट कर सकें। यूनिकली डिफाइन, इसको कोई अलग अल्टरनेटा हो, एक ही तरीके से वो उसको रिप्रेजेंट करें। बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेशन, एवरेज ऐसी होनी चाहिए जो सभी हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी को छोड़ दे, किसी की बायसनेस से वो इफ़ेक्ट होती हो, सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हो। नॉट इफेक्ट बाय एक्सट्रीम वैल्यू, कुछ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, उनसे उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़ता हो। फर्दर कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, अगर हमें उसका और फर्दर एनालाइज करना है, फर्दर उसका कोई एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट करना है, तो वो हम आसानी से कर सकें, ऐसी होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ एवरेजेस, 2 हमारे इसमें ग्रुप हैं। पहला है हमारा मैथमेटिकल एवरेज और दूसरा है पोजिशनल एवरेज। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, फर्स्ट और लास्ट 2, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन। फर्स्ट हमारा अर्थमेटिक मीन, सेकेंड लास्ट ज्योमेट्रिक मीन एंड लास्ट हार्मोनिक मीन। दीज आर द मैथमेटिकल एवरेजेस। मीडियन एंड मोड, दीज आर 2 पोजिशनल एवरेजेस। अर्थमेटिक मीन, इट इज़ मोस्ट वाइडली एंड मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड, इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा इसको हम मेज़र करते हैं। इट इज़ ए मैथमेटिकल एवरेज, ये मैथमेटिक्स पर आधारित है। इट इज़ डिवाइड एज ए वैल्यू विच इज़ ऑब्टेन बाय एडिंग ऑल द आइटम ऑफ ए सीरीज़ एंड डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ आइटम। एक सीरीज़ में कितनी आइटम्स हैं उन सभी का हम टोटल कर लेंगे और टोटल नंबर ऑफ आइटम से हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारी अर्थमेटिक मीन निकल आएगा। इट इज़ रेफर्ड एज द मीन एंड डिनोटेड बाय एक्स बार, इसको हम मीन से भी रेफ़र करते हैं, एवरेज भी बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, और इसको एक्स बार से डिनोट किया जाता है। 2 टाइप का होता है, सिंपल अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन। वी आर डिस्कसिंग measure of central tendency.
we are discussing about arithmetic mean. Before go through the measure of central tendency, we should know what are the types of series. There are three types of series. Individual series, which represent every observation individually. For example, marks of a student given है, जैसे मार्क्स हैं 5, 4, 6, 3, 9, 10, 1 and 7. That is called individual series. Number 2, discrete series, which represent every observation with their respective frequency. For example, marks of 10 students are given as marks 4, 5, 6, 8 and 10. Number of student 2. 4 marks 2 students ने गेट किए, 5 मार्क्स 1 स्टूडेंट ने गेट किए, 6 मार्क्स 2 स्टूडेंट के आए, 8 मार्क्स 3 स्टूडेंट के आए एंड 10 मार्क्स 2 स्टूडेंट के आए. दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज. Number 3, continuous series, which represent the data into class interval. For examples, marks of 20 student as follow. Marks 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15. Number of student 0 से 5, 6 स्टूडेंट के मार्क्स आए, 5 से 10 के बीच में 10 स्टूडेंट के आए, 10 से 15 के बीच में 4 स्टूडेंट के मार्क्स आए. दिस इज़ कॉल्ड द एक्सक्लूसिव सीरीज़. क्यों? क्योंकि इसमें ज़ीरो इंक्लूड है, लोअर लिमिट इंक्लूड है, बट अपर लिमिट एक्सक्लूड है. सो इसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ हम बोलेंगे. 5 to 10 में 5 इंक्लूड है, 10 इंक्लूड नहीं है. 10 to 15 में 10 इंक्लूड है, 15 इंक्लूड नहीं है. दैट मीन्स लोअर लिमिट इसमें है, अपर लिमिट उसमें नहीं है. सेकेंड है इसका इंक्लूसिव सीरीज. जैसे मार्क्स दिए हैं 0 से 5 के बीच में 5 स्टूडेंट्स ने के आए, 6 से 10 के बीच में 11 स्टूडेंट के आए, 11 से 15 के बीच में 4 स्टूडेंट के मार्क्स आए, तो इसको हम इंक्लूसिव सीरीज बोलेंगे. दीज आर द टाइप्स ऑफ सीरीज. अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की. आल्सो नोन एज ए मीन, रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स बार से. इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने के 2 मेथड हैं. फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड बाई एन, वेयर समेशन एक्स सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, जितने भी हमारे वेरिएबल हैं, उन सब का टोटल होगा. और एन है हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इसको हम लिख सकते हैं एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 लाइक दैट अप टू xn डिवाइड बाई n. क्या स्टेप्स होंगे? ऐड ऑल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट इज x, समेशन x आ जाएगा. डिवाइड दिस टोटल बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज n. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स दिए हैं 5, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22 एंड 24. तो कैसे हम करेंगे? मार्क्स लिखेंगे. मार्क्स को हमने x से रिप्रेजेंट किया है. 5, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22 एंड 24. इसका हम टोटल कर लेंगे. टोटल आएगा 150. n है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. n है 10. फार्मूले में फीड करेंगे एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड बाई एन. समेशन एक्स हमारा आया है 150, n है 10. 150 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 50, जहाँ पे x हमारा x बार हमारा मीन है, समेशन x सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है. फिर है हमारा इनडायरेक्ट मेथड. इसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं. व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर लार्ज, बहुत बड़ी हो, बहुत ज़्यादा हो, तो हमारा डायरेक्ट मीन निकालना कठिन हो जाएगा. उसको सोल्व करने के लिए हम शॉर्टकट मेथड का यूज़ करते हैं. अज्यूम्ड मीन मेथड भी इसको बोलते हैं. इसके लिए फार्मूला क्या होगा? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी एक्स डिवाइड बाई एन, जहाँ पर एक्स बार है हमारा मीन, ए है अज्यूम्ड मीन, डी एक्स एक्स माइनस ए दैट इज डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, एन है हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो इसके लिए क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे? एनी ऑफ द आइटम in the series is taken as assumed mean A, but if assumed mean is near to actual mean then calculation will be easy. वैसे तो हम किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन assumed mean हमारा actual mean के जितना नियर बाय होगा उतनी हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी. सेकेंड स्टेप, टेक द डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम द assumed mean.
दैट इज x माइनस ए इज इक्वल टू हमारा dx आ जाएगा। फिर ऑब्टेन द सम ऑफ डेविएशंस, दैट इज समेशन dx हम निकालेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ a समेशन dx एंड n इन द गिवन फार्मूला एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x बार। इस प्रकार से हम इनडायरेक्ट मेथड से हमारा x बार हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, मार्क्स दिए हैं 5, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24। उसी सम को हम करते हैं फाइंड द मीन ऑफ मार्क्स। तो x मार्क्स निकली हमने उसको x बोला 5, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22 एंड 24। हमने अज्यूम मीन लिया 15, तो dx निकालेंगे x माइनस ए। 5 माइनस 15 हमारा आएगा -10, 8 माइनस 15 -7, 10 माइनस 15 -5, 12 माइनस 15 -3, 15 माइनस 15 0, 16 माइनस 15 1, 18 माइनस 15 3, 20 माइनस 15 5, 22 माइनस 15 7, 24 माइनस 15 9। तो इस डेविएशन का हम टोटल कर लेंगे -10, -7, -5, -3। इसको करेंगे -25, +1 3 5 7 9। इसको करेंगे 25। बाय द वे ये हमारा 0 आ गया और n है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। फार्मूले में फीड कर देंगे x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन dx डिवाइड बाई n। a है हमारा 15, समेशन dx हमारा आया 0 डिवाइड बाई 10, तो वही हमारा 15 आ गया। फिर बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ की। डिस्क्रीट सीरीज़ में भी दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड, या हम इसको इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, x बार इज इक्वल टू समेशन fx डिवाइड बाई n, वेयर f हमारी फ्रीक्वेंसी है, x हमारी ऑब्जर्वेशन है, n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। समेशन fx सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद देयर रिस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन है। तो कैसे हम इसको निकालेंगे, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच आइटम विद वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स एंड ऑब्टेन टोटल, दैट इज समेशन fx। f को x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका टोटल कर लेंगे, हमारा समेशन fx आ जाएगा। फिर फाइंड द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, दैट इज समेशन f कॉल्ड n। फिर हम डिवाइड करेंगे जो टोटल ऑब्टेन किया था, दैट इज समेशन fx डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज n, और से समेशन f। द रिजल्ट वुड बी द रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मीन। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। वेजेस दी गई है रुपीज़ में 10, 20, 30, 40 एंड 50। नंबर ऑफ वर्कर है 4, 5, 3, 2, 5। तो कैसे हम करेंगे, वेजेस को हमने x लिया, इसको लिख लेंगे 10, 20, 30, 40, 50। नंबर ऑफ वर्कर 4, 5, 3, 2, 5। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, fx आ जाएगा हमारा 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 5 100, 30 इंटू 3 90, 40 इंटू 2 80, 50 इंटू 5 250। फिर हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, वो हमारा n आ जाएगा 4 + 5 + 3 + 2 + 5, n आएगा हमारा 19। समेशन fx निकालेंगे 40 + 100 + 90 + 80 + 250, तो समेशन fx आ जाएगा हमारा 560। x बार कैसे निकालेंगे, समेशन fx डिवाइड बाई n। समेशन fx आया हमारा 560, n है हमारा 19, तो हमारा मीन वैल्यू आ जाएगी 29.47।